हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ने वाले हैं आज रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस देख रहे हैं। तो आज हमारी क्लास है साइंस की 20वीं क्लास। कौन सी? आज हमारी क्लास है 20वीं क्लास। तो कल हमने पढ़ा था परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र जो हमारा 2 दिन चला 2 क्लास में। तो हम कल पढ़ा रहे थे परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र देखा था। आज देखने वाले हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। वो क्या देखने वाले? उत्सर्जन तंत्र। क्या देखने वाले? आज पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। तो समझते ही उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, किसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? तो उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है कि जो शरीर में क्या हो गए थे, जो हमने भोज्य पदार्थ क्या किया था, जो खाना खाया तो वो क्या पाच होने उसको वो क्या उसका पाचन होने के बाद, किसका? खाने भोजन का जो पाचन होने के बाद क्या होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं, क्या अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं, तो उनका क्या होगा? उनको शरीर से क्या करना होगा? बाहर निकालना होगा। क्या होगा? बाहर निकालना होगा। तो उन्हीं अवशिष्ट पदार्थों को क्या करना? शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? जो किसके युक्त? नाइट्रोजन युक्त। किसके? नाइट्रोजन युक्त जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको क्या करना? शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? उत्सर्जन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्सर्जन बोला जाता है। इन पदार्थों का निर्माण शरीर में कैसे होता है? इन पदार्थों का निर्माण, जैसे हम क्या खाना खाए, तो खाना खाने के बाद क्या बना? उससे बना है प्रोटीन बना, मान लीजिए। तो प्रोटीन का क्या हुआ? प्रोटीन का विघटन हुआ। क्या? चय अपचय हुआ। क्या हुआ? प्रोटीन का विघटन होगा। प्रोटीन के विघटन के कारण क्या होता है? ये क्या होता है? प्रत्युत्पाद के रूप में बनते हैं। जैसे प्रोटीन पचा, मान लीजिए क्या प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन का पाचन हुआ तो ये किस में टूटा? ये टूटा एमिनो एसिड में। किसमें? ये किस में टूटता है? ये पढ़ा है किस में टूटता है? ये टूटता है एमिनो एसिड में। किसमें? एमिनो एसिड में टूटता है। किस में टूटता है? एमिनो एसिड में टूटता है। जब एमिनो एसिड में टूटता है तो एमिनो एसिड का क्या होगा? फिर विघटन होगा। क्या होगा? एमिनो एसिड का विघटन होगा तो वो फिर किससे? नाइट्रोजन से युक्त क्या बनते हैं? नाइट्रोजन से युक्त अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। कैसे? नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ बचता है। क्या? नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ बचता है, जो कैसा होता है? जो टॉक्सिक होता है, मतलब जहरीला होता है। टॉक्सिक होता है। कैसा होता है? जो टॉक्सिक होता है, जो जहरीला होता है। कैसा होता है? जहरीला होता है। तो इन्हीं जहरीले पदार्थों को क्या करना? शरीर से बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। या उनका क्या करना? जो शरीर में जो टॉक्सिक या जो कैसे अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनका क्या करना? उत्सर्जन करना। क्या करना? उनका उत्सर्जन करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखते हैं इसको भाषा में। तो भाषा में देखते हैं क्या है। शरीर से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। इन पदार्थों का निर्माण शरीर में प्रोटीन के चय अपचय की क्रिया के कारण प्रत्युत्पाद के रूप में होता है। किस रूप में? प्रत्युत्पाद के रूप में होता है। जैसे क्या क्या होते हैं? जैसे अमोनिया हो गया। क्या हो गया? अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? साल्ट हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? ये अवशिष्ट पदार्थ हैं। क्या है? ये उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये कैसे? उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो अब देखते हैं जंतुओं में क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, तो उनको समझते हैं। जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ, तो जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं? जैसे CO2 हो गया, ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। इसको क्या शरीर से बाहर निकालना होता है, तो ये क्या शरीर के लिए हानिकारक होता है। साल्ट हो गया, क्या हो गया? लवण हो गए। क्या? लवण हो गए।
अमोनिया हो गया, क्या हो गया, अमोनिया हो गया। यूरिया हो गया, क्या हो गया, यूरिया हो गया। यूरिक एसिड हो गया, क्या होगा, यूरिक एसिड हो गया। ग्वानिन हो गया, क्या हो गया, ग्वानिन हो गया। तो ये सब क्या होता है, ये सब कैसे होते हैं, ये क्या शरीर के सारे कैसे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए क्या है, जो हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जिनमें जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया और क्या यूरिक एसिड, ये तीनों कैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ये कैसे नाइट्रोजन युक्त होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं। किसके, ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजन युक्त। अब इनको क्या करना है, इनको तो इनको इनका उत्सर्जन करना है। क्या करना है, इनका उत्सर्जन करना है। तो अब देखते हैं कि जो प्रोटीन है, तो अभी क्या देखा था, जो प्रोटीन था, क्या था, जो प्रोटीन था वो किसमें, एमिनो एसिड में टूटता है। किसमें टूटता है, एमिनो एसिड। जब एमिनो एसिड में टूटता था तो वो क्या, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनाता था। कैसे, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ बनाता है। क्या करता है, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो जो प्रोटीन है वो कितने तरीके से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण करता है। क्या, जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में बदलकर कितने प्रकार से क्या करता है, वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनाता है। तो उनको समझते हैं और कौन कौन उनका उत्सर्जन करता है, तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो देखते हैं नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ, तो क्या क्या निकलता है। जैसे क्या, जो प्रोटीन है, क्या जो प्रोटीन है इसका क्या हुआ, इसका विघटन हुआ तो क्या बना, इससे बिना एमिनो एसिड, क्या बना, एमिनो एसिड बना। क्या बना, एमिनो एसिड बना। क्या बना, एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड कितने नाइट्रोजन युक्त, कैसे जी, N2 युक्त। क्या क्या बनाता है, N2 युक्त क्या क्या बनाता है, तो ये क्या, तीन चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है जो बनाता है। तो पहला क्या बनाता, पहले बनाता क्या, अमोनिया, क्या अमोनिया। दूसरा क्या बनाता, यूरिया, क्या बनाता, यूरिया। तीसरा क्या बनाता, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। क्या बनाता, यूरिक एसिड। तो ये तीन चीज़ें ये क्या करता, बनाता है, जो क्या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। अब जो अमोनिया होता है ये कैसा होता है, अत्यधिक टॉक्सिक होता है, या अत्यधिक कैसा, जहरीला होता है। क्या होता है, अत्यधिक टॉक्सिक होता है, अत्यधिक जहरीला होता है। ये क्या, जो अमोनिया होता है ये क्या होता है, अत्यधिक टॉक्सिक और जहरीला होता है। क्या होता है, अत्यधिक टॉक्सिक जहरीला। जो यूरिया होता है ये क्या होता है, मीडियम में होता है। ये कैसा, मीडियम, कैसा, ये मीडियम, उतना ही क्या, जहरीला और उतना ही क्या, मतलब मध्यम का। ये क्या, ना ज़्यादा जहरीला ना ज़्यादा सामान्य रूप में, क्या है, ना ज़्यादा सामान्य रूप में, कम जहरीला। फिर जो यूरिक एसिड आता है ये क्या होता है, ये कम टॉक्सिक होता है। ये क्या होता है, ये कम टॉक्सिक होता है। ये कैसा, जो यूरिक एसिड है ये कैसा होता है, ये कम टॉक्सिक होता है। क्या होता है, ये कम टॉक्सिक होता है। तो जो यूरिक एसिड है ये क्या होता है, कम टॉक्सिक होता है। अब इनको कौन, इन अमोनिया को कौन उत्सर्जित करता है, यूरिया को कौन उत्सर्जित करता है और यूरिक एसिड को कौन उत्सर्जित करता है। तो जो अमोनिया होता है, अमोनिया को कौन उत्सर्जित करता है, इनको करते हैं मछलियाँ। कौन, फिश करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जो अमोनिया होता है ये क्या होता है, अत्यंत जहरीला होता है। कितना जहरीला, कैसा होता है, जहरीला होता है। तो इसको क्या, इसका उत्सर्जन करने के लिए क्या होना चाहिए, अत्यधिक जल की मात्रा, क्या, जल की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जल की मात्रा, तो मछली कहाँ रहती हैं, मछली रहती हैं जल में रहती हैं। कहाँ रहती हैं, मछली जल में रहती हैं। तो जब मछली जल में रहती हैं तो वो क्या, उनको ये उत्सर्जित करने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या होती, उनको उत्सर्जित करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए ये क्या होता है, अमोनिया को कौन उत्सर्जित करता है, मछलियाँ उत्सर्जित करती हैं। कौन करती हैं, मछलियाँ उत्सर्जित करती हैं। और इनको जो अमोनिया है और कौन उत्सर्जित करता है, तो मछलियाँ हो गई, कौन हो गई, झींगा हो गए। कौन, झींगा, जो पानी वाली झींगा, क्या, पानी वाली झींगा हो गए। मेढक हो गया, कौन, मेढक, मेढक भी क्या कर सकता है, मेढक भी, जो मेढक का जो बच्चा होता है, मतलब जो शुरुआत बच्चा होता है, इसको मेढक का लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेढक का लार्वा बोलते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब देखते हैं यूरिया। यूरिया कैसा होता है, इसमें क्या होता है, ये कम टॉक्सिक होता है। ये कैसा, उतना टॉक्सिक नहीं होता, उतना जहरीला नहीं होता कि जितना वो हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें उतनी ज़्यादा जल की मात्रा की भी ज़रूरत नहीं होती। कि उतनी ज़्यादा जल की मात्रा की ज़रूरत भी नहीं होती, कम जल की
मात्रा में भी, कम जल में भी क्या होता है, ये काम कर सकता है। तो ये क्या कम टॉक्सिक भी होता है कितने, अमोनिया की अपेक्षा। तो इनको उत्सर्जित कौन करता है, इनको उत्सर्जित करने में ये क्या होते हैं, जो उभयचर होते हैं। कौन, जो उभयचर हो गए, उभयचर, उभयचर हो गए, कौन हो गए, उभयचर हो गए, स्तनधारी हो गए, स्तनधारी हो गए, कौन हो गए, उभयचर हो गए, स्तनधारी हो गए। और तो ये स्तनधारी में कौन आ जाता है, जैसे मानव हो गया, तो कौन, और जो उभयचर में कौन, मेढक भी, जो वयस्क मेढक है, कैसा मेढक हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, ये यूरिया का क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें जो यूरिया होगा उसमें क्या, कम जल की, थोड़ा कम जल की मात्रा की ज़रूरत होती है। इसलिए मानव में क्या होता है कि पानी पीने, मानव क्या करता है, पानी पीता है, उसको कि उस यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए उतना ही क्या पानी, जितना यूरिया उत्सर्जित करता है उतना क्या, उससे ज़्यादा क्या पानी पीना होता है। अब देखते हैं जो यूरिक एसिड है, कौन है, जो यूरिक एसिड है, ये क्या होता है, ये कम टॉक्सिक होता है। ये क्या कम होता है, ये कैसा होता है, ये कम टॉक्सिक होता है। अब जब ये कम टॉक्सिक है तो ये क्या, ये किस में, तो ये होगा इसमें क्या, इसमें जल की भी मात्रा की क्या, इसमें जल की मात्रा की भी कम ही ज़रूरत पड़ेगी, या बिल्कुल भी न्यूनतम मात्रा, कैसी, बिल्कुल न्यूनतम मात्रा जल की आवश्यक होगी। तो ये किन में होता है, ये कौन उत्सर्जित करते हैं, ये जो सरीसृप होते हैं, क्या होते हैं, जो सरीसृप होते हैं। ये क्या, जो सरीसृप होते हैं इनको पता चला कि पानी मिला नहीं मिला, है कि ना, जो पानी मिला नहीं मिला तो इनमें क्या, कम पानी में भी, बहुत कम न्यूनतम पानी में भी ये क्या करेंगे, इसका यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। जैसे क्या हो गए, पक्षी हो गए। अब मान लीजिए यदि पक्षी यूरिक एसिड ना उत्सर्जन करके अमोनिया उत्सर्जित करने लगे, क्या करें, अमोनिया उत्सर्जित करने लगे, तो अमोनिया क्या होगा, अत्यधिक जहरीला होगा। क्या, अत्यधिक जहरीला होगा, तो इसको क्या, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, अत्यधिक पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए पक्षी को उड़ना है, उसने पी लिया 1 बाल्टी पानी, कितना, 1 बाल्टी पानी, बताओ उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा ना। तो इसलिए इनमें क्या होता है, ये क्या उत्सर्जित करते हैं, ये उत्सर्जित करते हैं क्या, यूरिक एसिड को, किसको, यूरिक एसिड को, कि ताकि इनको क्या, उड़ने में भी सुविधा रहे और वो क्या हो, बहुत कम से कम उसका उत्सर्जन भी करना पड़े, क्या, बहुत कम से कम उसका उत्सर्जन भी करना पड़े। तो पक्षी क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, किसका करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो इनमें क्या होता है, कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ये समझ में आया। तो क्या, प्रोटीन होता है वो क्या करता है, अमोनियम एसिड, अमोनिया में टूटता है, एमिनो एसिड में टूटता है। तो एमिनो एसिड से फिर कितने, 3 प्रकार के ये उत्पाद बनते हैं, जो कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ के रूप में। क्या, एक अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। क्या, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो अमोनिया क्या, तो अत्यधिक जहरीली होती है, यूरिया कम जहरीली, और यूरिक एसिड सबसे कम जहरीला। तो इस अमोनिया में सबसे अधिक जल की मात्रा, इसमें कम जल की मात्रा, इसमें बिल्कुल कम जल की मात्रा। इनमें इनको कौन उत्सर्जित करता है, इनको जो अधिक जल की, तो मछली, कम जल में मानव, मान लीजिए इंसान जो हम लोग हैं, और क्या, जो यूरिक एसिड है इसमें क्या, पक्षी, कौन, पक्षी। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसको देख लेते हैं। तो ये समझ में आया, इसको फिर देखते हैं कौन क्या करता है भाषा के रूप में। तो विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जन, किसमें, विभिन्न जंतुओं में, क्या देख रहे हैं, विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जन, कौन कौन क्या उत्सर्जन करता है, उनको क्या बोलते हैं। तो देखते हैं, अमोनिटोलिज्म, क्या, अमोनिटोलिज्म, क्या, अमोनिटोलिज्म। तो अमोनिटोलिज्म को क्या कहते हैं, इसमें अमोनिटोलिज्म में क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, अमोनिटोलिज्म में अमोनिया क्या होती, नाम से क्या, अमोनिया। तो अमोनिटोलिज्म में क्या होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है, किसका होता है, अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। इसमें किस प्रक्रिया में, क्या, अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है, जो क्या होता है, जो कैसा, अत्यधिक जहरीला होता है। अमोनिया कैसा होता है, अत्यधिक जहरीला होता है। अत्यधिक जहरीला होने के लिए, इसका जहरीलापन खत्म करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, किसकी होती है, अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो जल में कौन रहता है, वो रहती है मछली रहते हैं, झींगा रहते हैं, और देखो क्या हो, जो मेढक का बच्चा होता है वो कहाँ, वो ही जल में रहता है, कहाँ रहता है, वो भी पानी में ही रहता है। तो इनका उत्सर्जन कौन करते हैं, मछली, झींगा और
टेडपोल, क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेडपोल, या हिंदी में बोलते हैं मेढक का लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेढक का लार्वा बोलते हैं। तो ये लोग क्या, ये चीज़ें क्या, ये जो मछली, झींगा और जो मेढक का जो टेडपोल है, ये क्या करते हैं? ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब यूरेटिलिज्म, क्या यूरेटिलिज्म, यूरेटिलिज्म में क्या, यूरिया का, नाम से यूरेटिलिज्म में किसका, यूरिया का। तो इसमें क्या, यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। किसका? इसमें जो यूरेटिलिज्म के द्वारा किसका, यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है, जो कैसा होता है? मध्यम जहरीला होता है। जो कैसा होता है? मध्यम जहरीला होता है। कैसा होता है? मध्यम जहरीला होता है, मध्यम मात्रा में जहरीला होता है। तो इसमें क्या, मध्यम मात्रा में जल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किसकी? जल की मध्यम मात्रा में। कैसी होती है? जल की मध्यम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इनको कौन उत्सर्जित करता है? तो इनको उत्सर्जित करते हैं उभयचर, वयस्क मेढक, स्तनधारी। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब करते हैं क्या, यूरिया का उत्सर्जन। जो मैं समझाया हूँ वही चीज़, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब देखते हैं आगे। तो यूरिकोटिलिज्म, क्या यूरिकोटिलिज्म, यूरिकोटिलिज्म में क्या, यूरिक एसिड, क्या यूरिकोटिलिज्म में क्या, यूरिक एसिड का उत्सर्जन किया जाता है। किसका? यूरिक एसिड का, जो कैसा, अत्यंत कम जहरीला होता है। कैसा होता? अत्यंत कम जहरीला होता है। कैसा होता? अत्यंत कम जहरीला होता है। इसके लिए क्या होता है? इसके उत्सर्जन के लिए न्यूनतम जल की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? न्यूनतम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कौन इनको इसका उत्सर्जन करता है? जैसे क्या, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, कीट हो गए। क्या करते हैं? तो इनको सरीसृप, पक्षी, कीट उत्सर्जन करते हैं पक्षियों को, ताकि क्या, उड़ने में सहायक होता, उनमें भारीपन ना आए। क्या हो? भारीपन ना आए। कीटों को भी क्या, उड़ने में सहूलियत रहे। क्या हो? कीटों को भी उड़ने में सहूलियत रहे। इसलिए क्या, इनका उत्सर्जन, यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है? वो पक्षी, सरीसृप और कीट करते हैं। अब नोट में क्या है? नोट में देखते हैं कि जो पक्षी हैं, जो पक्षियों में यूरिक एसिड, क्या यूरिक एसिड का उत्सर्जन उड़ने के संदर्भ में कैसा होता है? अनुकूल होता है। क्या होता है? जो पक्षियों में जो यूरिक एसिड है, इसलिए उत्सर्जन करते हैं ताकि क्या, उड़ने के संदर्भ में ये क्या, अनुकूल रहता है, ताकि इनका वजन भारी ना हो। क्या हो? इनका पक्षियों का वजन भारी ना हो सके। इसलिए क्या होता है? ये क्या, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? यूरिक एसिड का ये उत्सर्जन करते हैं। अब इनमें और देख लेते हैं, समझ लेते हैं यूरिक एसिड के बाद। जैसे कि क्या होते हैं, जो घोंघा हो गया, मान लीजिए कौन, जैसे घोंघा हो गया, तो वो क्या, ऐसे वो क्या करता है? जो घोंघा देखा हो, तो घोंघा क्या, किसका उत्सर्जन करता है? वो करता है एमिनो एसिड का। किसका? एमिनो एसिड का। किसका? एमिनो एसिड का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। किसका करता है? एमिनो एसिड का उत्सर्जन करता है। किसका करता है? एमिनो एसिड का। अब मकड़ी सुना हो क्या? मकड़ी, तो ये मकड़ी किसका उत्सर्जन करती है? मकड़ी करती है ग्वानिन का उत्सर्जन। किसका? ग्वानिन का। किसका करती है? मकड़ी करती है ग्वानिन का उत्सर्जन। तो इनको और देखते हैं। तो देखते हैं एमिनोटोलिज्म, क्या एमिनोटोलिज्म, तो एमिनोटोलिज्म में क्या होता है? इसमें अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। किसका? अमोनिया का उत्सर्जन, एमिनो एसिड का उत्सर्जन किया जाता है। किसका? एमिनो एसिड का उत्सर्जन किया जाता है। जो कौन करता है? घेंघा करता है। जो घोंघा कौन करता है? जो घोंघा होता है, जो जोंक टाइप के उसमें जो घोंघा होता है वो करता है। किसका? अमोनिक या एसिड का, एमिनो एसिड का। किसका? एमिनो एसिड का। ग्वानिनोटोलिज्म, क्या ग्वानिनोटोलिज्म, तो इसका ग्वानिन का उत्सर्जन कौन करता है? ग्वानिन, इसमें क्या, ग्वानिन का उत्सर्जन होता है, तो कौन करता है? वो मकड़ी। कौन करती है? मकड़ी करती है। किसका? ग्वानिन का उत्सर्जन करती है। तो परीक्षा में पूछा जाए तो ग्वानिन का उत्सर्जन कौन करता है? तो मकड़ी करती है। कौन करती है? मकड़ी। कौन करती है? मकड़ी करती है। कौन करती है? मकड़ी करती है। अब नोट में क्या है कि जो केंचुआ क्या है? केंचुआ अपने परिवेश के अनुसार, क्या केंचुआ क्या करता है? जल में भी रहता है और क्या, स्थल में, जमीन में भी, क्या स्थल में या जमीन में भी रहता है। तो क्या कर सकता है? केंचुआ के लिए क्या व्यवस्था है कि केंचुआ अपने परिवेश के अनुसार अमोनिया और यूरिया दोनों का क्या कर सकता है? उत्सर्जन करता है। जो केंचुआ है वो क्या करता है? वो अमोनिया और यूरिया दोनों का उत्सर्जन करता है। अगर पानी में रहेगा तो क्या, वो अमोनिया का उत्सर्जन कर देगा, और जमीन पर रहेगा तो किसका? यूरिया का उत्सर्जन करेगा। किसका करेगा? यूरिया का उत्सर्जन करेगा। तो ये चीज़ें समझने की बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं मानव उत्सर्जी तंत्र। तो ये रहा मानव उत्सर्जी तंत्र। ये क्या रहा? ये रहा मानव उत्सर्जी तंत्र। तो इसमें देखते हैं मानव उत्सर्जी तंत्र में, तो ये क्या है?
ये है मानव उत्सर्जी तंत्र। ये देखिए चित्र है, ये क्या है, ये अधिवृक्क है, ये वृक्क के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं। क्या ये वृक्क है, इसको क्या बोलते हैं, किडनी। ये जो दिख रही है नल का स्वरूप, ये क्या है, मूत्रवाहिनी है। ये क्या है, मूत्रवाहिनी। यहाँ पे मूत्र क्या हो, एकत्रित होता है, तो ये क्या मूत्राशय है। यहाँ के निकाला जाता है मूत्र, तो इसको क्या बोला, मूत्र मार्ग बोला गया। अब ये जो दिख रहा है ये स्टार्टिंग है, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो किडनी की स्टार्टिंग, इसको पेल्विस बोलते हैं। जो ये त्रिभुजनुमा संरचना है, ये क्या, जो त्रिभुजनुमा, इसमें क्या होती है, ऐसी इस नुमा की संरचना पाई जाती है, इस नुमा की ऐसी ऐसी जिसमें संरचना पाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेडुला। जो बाहर का जो भाग है, जो क्या, जो इसका ऐसे एक जो बाहर का भाग है, उसको बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, बाहर के भाग को कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इन्हीं में क्या होते हैं, जो वृक्क होते हैं, इनमें क्या होती हैं, नेफ्रॉन होती हैं। बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, नेफ्रॉन होती हैं, जिनकी संरचना इस प्रकार से कुछ होती है, इस प्रकार से कुछ संरचना होती है। तो ये क्या होती है, ये नेफ्रॉन होती हैं। ये क्या होती है, नेफ्रॉन होती हैं, जो क्या करती हैं, इसका उत्सर्जन तंत्र का या किडनी का जो क्या कार्यात्मक इकाई है, इसी को नेफ्रॉन को ही माना गया है। किसको माना गया, जो उत्सर्जन का जो क्या है कार्यात्मक इकाई, किसको, नेफ्रॉन को ही माना गया। इसको माना गया, नेफ्रॉन को ही माना गया है। तो उत्सर्जी जो क्या है, मनुष्य का जो उत्सर्जी अंग होता है, वो क्या मुख्य क्या होता है, वृक्क ही होता है। क्या, वृक्क होता है। लेकिन वृक्क का जो या किडनी, तो उसका जो कार्यात्मक जो इकाई होती है, वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन क्या करती है, नेफ्रॉन का काम है तो इसमें से क्या करना, जो उत्सर्जी पदार्थ है, क्या, जो उत्सर्जी पदार्थ है, उसका क्या उत्सर्जन करके क्या करना, उसको उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जन करके इससे मूत्रवाहिनियों से होता हुआ कहाँ पे, मलाशय, मूत्राशय में क्या करना, एकत्रित करना। तो यहाँ पे क्या है, उसको छान के क्या करना, एकत्रित करना। तो इस किसका, कौन करता है, ये करता है नेफ्रॉन करता है। कौन करता है, ये नेफ्रॉन करती हैं इसमें ये कार्य। तो ये कौन, ये क्या करती हैं, ये नेफ्रॉन करती हैं। तो व्यक्ति की जो किडनी होती है, जो स्वस्थ मनुष्य की जो किडनी होती है, वो कितनी, लगभग कितनी, 4 से 5 इंच, कितनी, 4 से 5 इंच कैसी लंबी होती है, कितनी लंबी होती है, 2 इंच कितनी चौड़ी होती है, कितनी होती है, 2 इंच चौड़ी होती है। और इसका वजन कितना होता है, इसका वजन लगभग कितना, 140 ग्राम। कितना होता है इसका वजन, लगभग किडनी का, एक किडनी का मतलब ये जो ये आकार कैसा, इसका सेम के बीच के आकार का होता है। किसका, इसका आकार भी कैसा होता है, सेम के बीच के आकार का माना जाता है। तो इसका वजन कितना होता है, 140 ग्राम के समथिंग होता है। क्या होता है, 140 ग्राम के समथिंग होता है। जब वृक्क को क्या करते हैं, जब अंदर से इसको काटते हैं, तो ये क्या, अंदर से जो काटा गया भाग है, तो इसको लंबाई से जब काटते हैं, तो इसमें क्या, सबसे जो बाहरी भाग है, जो क्या सबसे बाहरी भाग, वो क्या कार्टेक्स होता है। सबसे जो बाहरी भाग होता है इसका, जो उसको क्या बोलते हैं, उसको कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्टेक्स। और जो इसका भीतरी भाग होता है, क्या, जो भीतरी भाग है, क्या, जो भीतरी भाग है, वो क्या है, वो उसको बोलते हैं क्या, पेल्विस। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जो भीतरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, मेडुला बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, भीतरी भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं। जो क्या होती हैं, जो शंकु आकार की संरचना होती हैं। क्या होती हैं, जो शंकु आकार की संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, मेडुला किसकी, जो शंकु आकार की संरचनाओं से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं, शंकु आकार संरचना से बनी होती हैं। कैसी, जो शंकु आकार की संरचना बनी होती है, जो कहाँ पे, जो कहाँ पे, पेल्विस में स्थित होती हैं। जो कहाँ पे स्थित होती हैं, पेल्विस में स्थित होती हैं। मेडुला कहाँ पे स्थित होते हैं, वो पेल्विस में स्थित होते हैं। कहाँ पे, पेल्विस में स्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं, पेल्विस में स्थित होते हैं। इन्हें वृक्क पेल्विस भी कहते हैं। क्या करते हैं, इनको वृक्क पेल्विस को वृक्क पेल्विस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्क पेल्विस भी कहते हैं। तो जो वृक्क पेल्विस है, ये क्या करता है, जो वृक्क पेल्विस है, ये क्या करता है, ये मूत्र, इससे वृक्क पेल्विस से ही क्या होकर निकलती है, जो मूत्रवाहिनी है, क्या, जो ये मूत्रवाहिनी, ये कहाँ से, वृक्क पेल्विस से ही क्या करती हैं, होकर निकलती हैं। क्या करती हैं, वृक्क पेल्विस से ही दोनों मूत्रवाहिनी क्या करती हैं, मूत्राशय निकलकर कहाँ पे, मूत्राशय में खुलती हैं। कहाँ पे खुलती हैं, किससे निकलकर, वृक्क पेल्विस से ही निकलकर कहाँ पे, मूत्राशय में खुलती हैं। कौन सी, दोनों मूत्रवाहिनी। फिर दोनों का क्या करती हैं, मूत्रवाहिनी खुलती हैं। फिर इसमें क्या है, इसमें नेफ्रॉन होती हैं। किसमें, वृक्क में नेफ्रॉन होती हैं। इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, इनकी संख्या लगभग होती है 10 लाख। कितनी, 10 लाख। क्या, एक किडनी में कितनी इनकी संख्या, 10 लाख लगभग कितनी होती है, 10 लाख संख्या इनकी होती है।
तो ये क्या है, ये किडनी था, ये मानव उत्सर्जी तंत्र है जो जिसका चित्र है। अब इसको भाषा के रूप में हमने समझा, अब इसको भाषा के रूप में देखते हैं थोड़ा। तो देखते हैं मनुष्य, क्या मनुष्य के उत्सर्जी अंग, क्या मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क या उसे क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। तो क्या है, वृक्क है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है या किडनी। तो वृक्क कहाँ पे, वृक्क उदर गुहा में कैसा, सेम के बीच के आकार का, किसके आकार का, सेम के बीच के आकार वाली कैसी संरचना होती है। जो वृक्क होते हैं, जो किडनी होती है वो कैसी, जो सेम हम लोग खाते हैं तो सेम के बीच के, जो सेम का बीज होता है उसी के बीच के आकार की क्या होती है, संरचना होती है। इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ होता है पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। क्या होती है, इसके चारों तरफ पेरिटोनियम नामक क्या होती है, झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों तरफ क्या होती है, पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली पाई जाती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में क्या, एक जो स्वस्थ है और जो वयस्क मनुष्य है उसका जो वृक्क है उसकी लंबाई कितनी, 4 से 5 इंच लंबा होता है। कितना, 4 से 5 इंच उसकी लंबाई होती है। 2 इंच क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या होता है, लगभग कितना, 2 इंच चौड़ा होता है। और इसका भार कितना मापा गया है, इसका भार मापा गया है 140 ग्राम। कितना मापा गया है, 140 ग्राम इसका भार मापा गया है। तो ये कितना, लगभग इसका भार कितना होता है, वृक्क किडनी का 140 ग्राम होता है। वृक्क का जो मेडुला है, क्या जो मेडुला है वो क्या, शंकुआकार संरचना का बना होता है। किसका बना होता है, जो मेडुला है वो किसका, शंकुआकार संरचना का बना होता है। जो क्या वृक्क का भीतरी भाग होता है, जो कैसा वृक्क का भीतरी भाग होता है। जो बाहरी भाग है उसको क्या, कार्टेक्स कहते हैं। वृक्क किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं। पेल्विस से मूत्रवाहिनी निकलती हैं। क्या करती हैं, पेल्विस से मूत्रवाहिनी निकलती हैं, जो दोनों का वृक्क की मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं, मूत्राशय में खुलती हैं। तो वृक्क की जो क्या है, मूत्रवाहिनियाँ हैं वो कहाँ पे खुलती हैं, मूत्राशय में खुलती हैं। कहाँ पे खुलती हैं, मूत्राशय में खुलती हैं। अब आगे देखते हैं। प्रत्येक वृक्क क्या होता है कि प्रत्येक वृक्क का निर्माण किससे, प्रत्येक वृक्क का निर्माण लगभग कितने, 10 लाख, कितने, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन नलिकाओं से हुआ है। या क्या होती है, प्रत्येक वृक्क में कितनी, लगभग कितनी, 10 लाख नेफ्रॉन नलिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन नलिकाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, ये सूक्ष्म नलिकाएं। ये क्या, ये सूक्ष्म नलिकाएं रक्त से क्या करती हैं, यूरिया को छान कर, ये क्या करती हैं, रक्त से यूरिया को छान कर क्या करती हैं, अलग करती हैं। क्या करती हैं, रक्त से किसको, यूरिया को छानकर क्या करती हैं, अलग करती हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्क की कार्यात्मक इकाई, या क्या कहते हैं, उत्सर्जी इकाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्सर्जी इकाई भी क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उत्सर्जी इकाई भी कहते हैं। तो मानव उत्सर्जन प्रक्रियाओं में को कितने, 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो मानव की उत्सर्जी प्रक्रियाएं हैं उनको कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, 2 भागों में। नंबर 1 पर रासायनिक भाग और नंबर 2 भौतिक भाग। कौन सा, नंबर 1 रासायनिक भाग और नंबर 2 कौन सा, भौतिक भाग। कौन सा, भौतिक भाग। तो इसको देखते हैं। रासायनिक भाग में क्या होता है, रासायनिक भाग में क्या होता है कि रासायनिक जो भाग है तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो यकृत है, क्या यकृत प्रोटीन के चय अपचय से प्राप्त किसको, अमोनिया को, किसको, अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं यूरिया साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल। तो जो दूसरा तो इसमें क्या, जो किसको, जो यकृत है वो कौन है, यकृत जो किसको, प्रोटीन के चय अपचय से किसको, अमोनिया, जो प्राप्त अमोनिया है उसको क्या, यूरिया में बदल देता है। इसको क्या, यूरिया साइकिल कहते हैं। नंबर 2 क्या, भौतिक भाग। नंबर 2 क्या, भौतिक भाग। तो भौतिक भाग में क्या, यूरिया युक्त अशुद्ध रक्त यकृत से क्या होता है, यूरिया युक्त अशुद्ध रक्त यकृत से वृक्क तक क्या होता है, पहुंचता है। कहाँ तक, वृक्क तक पहुंचता है, जहाँ क्या होता है, रक्त से यूरिया के साथ साथ किसके, यूरिया के साथ साथ जल की कुछ मात्रा और क्या, सूक्ष्म तत्वों को छानकर क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, सूक्ष्म जल के साथ किसको, यूरिया की कुछ मात्रा
के साथ और किसको, सूक्ष्म तत्वों को भी क्या छान कर अलग किया जाता है। ये क्या है, यह कार्य किसके, नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसे क्या वो इसे बोलते हैं परा निस्पंदन बोलते हैं। इसको, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं परा निस्पंदन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, परा निस्पंदन। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिया। यूरिया किस किस किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यूरिया में क्या क्या होता है, किसमें, तो यूरिया में हम समझते हैं यूरिया में क्या क्या होता है। तो देखते हैं यूरिया में क्या होता है। तो यूरिया में नंबर 1 में क्या होता है, किसमें, यूरिया में, यूरिया नहीं, यूरिन में, किसमें, यूरिन में। तो यूरिन में क्या होता है, सबसे पहले तो जो 95% तक होता है वो क्या होता है, H2O जल होता है। क्या होता है, जल होता है। 3% के समथिंग क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। ये क्या, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। और जो 1 से 2% है, 1 से कितने, जो 1 से जो 2% है उसमें क्या क्या होता है, उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड हो गया, साल्ट हो गया, क्या हो गया, साल्ट हो गया, साल्ट हो गया, विटामिन हो गए, क्या हो गए, विटामिन हो गए, ड्रग्स हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसमें उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं ये सब चीज़ें, किसमें, अमोनिया, यूरिन में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, जो क्या अवशिष्ट पदार्थ के रूप में होती हैं, जो क्या अवशिष्ट पदार्थ के द्वारा, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में हम इनको क्या छान कर बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपने सुना होगा कि देखा होगा कि जो क्या होते हैं, जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं, क्या तो जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक गंध मारते हैं। क्या करते हैं, बहुत गंध मारते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें देखते हैं उसमें क्या होता है कि जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं, जो सार्वजनिक शौचालय में जो जीवाणुओं के द्वारा जो क्या है, यूरिया, क्या होता है, सब लोग वहाँ पे क्या है, यूरिया निकालते हैं। क्या करते हैं, सब लोग यूरिया निकालते हैं। तो जो जीवाणु हैं तो यूरिया को वो किसमें, अमोनिया में बदल देते हैं। जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे यूरिया निकाल के आते हैं, क्या, वॉशरूम करके आते हैं। तो वॉशरूम को उसको वो क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो किस में बदल देते हैं, अमोनिया में बदल देते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया में बदल देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे क्या तीक्ष्ण गंध पैदा होती है। क्या होती है, तीक्ष्ण गंध पैदा होती है। इसलिए देखा होगा कि जो सार्वजनिक शौचालय, जो शौचालय हैं, जो साफ शौचालय नहीं रहते वो क्या बदबू मारते हैं। क्या होते हैं, वो बहुत बदबू मारते हैं। सार्वजनिक शौचालय इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे सफाई कम होती है, सभी लोग जाते हैं। अब देखते हैं आगे, जो यूरिन होता है वो कैसा होता है। तो यूरिन का रंग होता है, तो यूरिन का जो रंग है वो कैसा, हल्का पीला होता है। क्या होता है, हल्का पीला होता है। किसके कारण होता है, वो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, इसमें होता है यूरोक्रोम नामक एक रंजक होता है। क्या होता है, यूरोक्रोम नामक एक रंजक होता है, जिसके कारण किसका, यूरिन का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है। जिसके कारण किसके, यूरोक्रोम नामक रंजक के कारण इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। तो यूरोक्रोम का निर्माण किससे होता है, यूरोक्रोम का निर्माण होता है हीमोग्लोबिन, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के विघटन से होता है। किसके विघटन से, हीमोग्लोबिन के विघटन से किसका, यूरोक्रोम का निर्माण होता है। क्या होता है, यूरोक्रोम का निर्माण होता है किससे, हीमोग्लोबिन के विघटन से। तो इसलिए इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। क्या होता है, हल्का पीला होता है। वृक्क के खराब होने की स्थिति में क्या, जब वृक्क खराब होता है तो खराब होने की स्थिति में क्या होता है, रक्त में क्या यूरिया की मात्रा कैसी होती है, बढ़ जाती है। तो क्या होती है, जब वृक्क खराब हो जाते हैं, जब जो नेफ्रॉन होती हैं वो क्या रक्त से क्या करती, यूरिया को छान नहीं पाती, अलग नहीं कर पाती, तो उसमें क्या होता है, उसमें रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं यूरेनिया कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, रक्त में यूरिया के बढ़ जाने की स्थिति को क्या बोलते हैं, यूरेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेनिया बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, यूरेनिया बोलते हैं। अब जो रक्त है, रक्त में क्या है, जो यूरिया की मात्रा होती है, क्या यूरिया की मात्रा को फिर क्या करते हैं, जब यूरिया की मात्रा क्या है रक्त में बढ़ गई तो फिर जब इलाज करवाते हैं तो उसकी मात्रा को कम करने के लिए क्या होता है, उसके लिए कम करने के लिए क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं डायलिसिस। क्या, कई बार सुना होगा कि उसमें कि व्यक्ति को ब्लड निकाला जाता है, फिर उसका डायलिसिस किया जाता है, फिर उसको रक्त चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, रक्त चढ़ाया जाता है। तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, यूरिया की यूरिन की मात्रा को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। क्या किया जाता है, यूरिन की मात्रा या यूरिया की मात्रा को, किसको, यूरिया की मात्रा को कम किया जाता है।
तो इसमें डायलिसिस प्रक्रिया का क्या प्रयोग किया जाता है, किसका, डायलिसिस प्रक्रिया का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग, डायलिसिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यूरिन में क्या, यूरिन में रक्त आने, कभी कभी क्या होता है यूरिन में रक्त आने लगता है, क्या होता है कभी कभी यूरिन के साथ में क्या होता है रक्त आने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है यूरिन में रक्त आने की स्थिति में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेमेटोरिया, क्या बोलते हैं, हेमेट्यूरिया बोलते हैं, क्या, हेमेट्यूरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमेट्यूरिया बोलते हैं। तो जब रक्त आने लगता है तो हेमेट्यूरिया बोलते हैं, जिससे किसके कारण होता है, या तो वहाँ पे क्या चोट लगी हो, या क्या संक्रमण है, बीमार है व्यक्ति के अंदर, क्या संक्रमण है, या क्या वहाँ पे चोट लग गई है, क्या चोट लगी, तभी क्या होगा, रक्त आने की स्थिति बनती है, क्या होती है, रक्त आने की स्थिति बनती है। तो अस्थि जोड़ों में क्या, जो अस्थि जोड़ होते हैं क्या होता है, दर्द होने लगता है व्यक्तियों, क्या होता है, दर्द होता है, जो अस्थि बुढ़ापे में क्या होता है, तो अस्थि जोड़ों में क्यों होता है, तो अस्थि जोड़ के जो साइनोवल फ्लूइड होता है, क्या साइनोवल फ्लूइड बढ़ाता है, जो क्या चिकना बनाता है, क्या बनाता है, उसको चिकना, मोड़ने आसानी ये सब करने में क्या होता है, साइनोवल फ्लूइड होता है, किसमें, साइनोवल गुहा में। तो जो साइनोवल फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल के क्या होता है, जो यूरिक अम्ल है, यूरिक एसिड है, उसका क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे क्या गठिया रोग, बूढ़े लोगों में देखा होगा, बोलते हैं गांठ पड़ गई हैं, क्या गांठ पड़ गई हैं, इसलिए दर्द देती हैं, तो उससे किसके कारण वो, तो यूरिक अम्ल जमा हो जाता है, क्या हो जाता है, यूरिक अम्ल जमा हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वो उसकी रक्त से यूरिया की साफ नहीं हो पाता, क्या साफ नहीं हो पाता, इसलिए गठिया रोग हो जाता है। तो वृक्क में जो पथरी है, क्या जो पथरी का निर्माण होता है वो किससे, कैल्शियम ऑक्सीलेट, क्या कैल्शियम ऑक्सीलेट या यूरिक एसिड का जमा होना होता है, क्या जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट या यूरिक एसिड की, किसकी, यूरिक एसिड की बनी होती है। जो पथरी व्यक्तियों में पड़ जाती है वो क्या किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट या यूरिक एसिड की बनी होती है। तो ये चीज़ें क्या थी, ये उत्सर्जन तंत्र की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब देखते हैं अन्य जीवों में जो उत्सर्जी अंग हैं, तो अन्य जीव किससे उत्सर्जन करते हैं, तो देख लेते हैं उनको, और फिर इसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो अन्य जीवों में उत्सर्जी अंग, तो जो कशेरुक जीव है, कशेरुक मतलब जिनमें क्या रीढ़ की हड्डी होती है, क्या जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुक जैसे मानव जानवर, तो इनमें चौपाए उनमें क्या रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये क्या करते हैं, किसका उत्सर्जन के लिए, किसका, किडनी का प्रयोग करते हैं, किसका, वृक्क का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वृक्क का प्रयोग करते हैं। अब जो कीट हैं तो वो किनका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं मेलपिगियन, किसकी, मेलपिगियन ट्यूबवेल्स के, कितना, या क्या कहते हैं हिंदी में, मेलपिगियन नलिकाओं का, किसका प्रयोग करते हैं, मेलपिगियन नलिकाओं का प्रयोग करते हैं। जो केंचुआ है, तो केंचुआ है वो क्या दोनों तरह, क्या दो तरीके से उत्सर्जन करता है, तो वो दोनों चीज़ों का प्रयोग करता है। एक क्या करता है, एक करता है नेफ्रेडिया, क्या एक करता है नेफ्रेडिया का प्रयोग, और दूसरा क्या करता है क्लोरे गोगन, किसका, क्लोरे गोगन का प्रयोग करता है। तो दो तरीके से वो क्या करता है, दो तरीके से उत्सर्जन करता है। तो दो तरीके से और दो चीज़ों से वो क्या केंचुआ उत्सर्जन कर सकता है। अब झींगा है, तो झींगा में क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड होते हैं, क्या होता है, झींगा होता है वो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उसमें ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं। और जो कृमि हैं, जो क्या है कृमि हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, फ्लेम सेल होती हैं, क्या फ्लेम सेल, या नाम सुना होगा, हिंदी में सुना होगा, ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं। इनमें क्या होती है, ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं। तो ये क्या ज्वाला कोशिकाएँ, जो कृमि होते हैं वो किसके द्वारा, जो वर्म होती हैं वो किसके द्वारा, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जो मोलस्का, तो मोलस्का में क्या होता है, क्रेब्स ऑर्गन होते हैं, क्या क्रेब्स या केवर ऑर्गन होते हैं, क्या केवर ऑर्गन, तो हिंदी में क्या केवर ऑर्गन होते हैं। तो वे ये जो मोलस्का संघ के जंतु हैं वो क्या करते हैं, किसके, केवर अंग के द्वारा क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ये था हमारा मानव उत्सर्जित तंत्र। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।